वैसे तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एमटीपी के बारे में और उसके साथ साथ क्या देखने वाले हम लोग एसटीआई रोग के बारे में देखने वाले हैं और इसके साथ साथ क्या बंध्यता के बारे में जानने वाले हैं हम लोग और अस्थाई विधिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। जो कि इस क्लास से 2 क्वेश्चन नीट में नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हर साल इस टॉपिक से मैं जो टॉपिक आज लेकर आया हूँ यहाँ से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो 2 क्वेश्चन कंफर्म आप एग्जाम में सही करके आएंगे, बिल्कुल आप सही करके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नीट में 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो, सही हो, तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए हम लोग बता दें, पहले आप लोग को जनन स्वास्थ्य पढ़ा दिए गए हैं। पिछले लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख कर आइए। जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये सब कुछ पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या होने वाली है ये पीछे वाले वीडियो में बताया था। ये कार्यनीति के बारे में मैं अच्छे तरह से समझाया था कि परिवार नियोजन क्या है, जो कि 1951 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद ये भी बता दिया गया है जनन स्वास्थ्य एवं बाल सेवा स्वास्थ्य सारे कार्यक्रम, ये बिल्कुल बता दिया हूँ। ये कार्यनीतियाँ कौन कौन दिया गया था। उसके बाद क्या एमिनोसिंथेसिस, जिसको उलवेधन बोलते हैं, ये पीछे वाले लेक्चर आप नहीं देते हैं तो बिल्कुल आप देख कर आइए, तभी समझ में आने वाले हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होने वाला है और जन्म नियंत्रण क्या होने वाला है, कि बेहतर जीवन स्वास्थ्य, ये सब कुछ बता गया है। देख रहे हैं विश्व की जनसंख्या कितना था, भारत की जनसंख्या कितना था, ये सब कुछ बता दिया गया आप लोगों को। ये कारण सब कुछ अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो पहले वाले वीडियो को देख कर आइए। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। जन्म नियंत्रण का तकनीक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अस्थाई विधि पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया, जिसमें प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, आईयूडी, गर्भ निरोधक गोली, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग एमटीपी के बारे में और अस्थाई विधिया के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से 2 क्वेश्चन नीट में कन्फर्म रहेगा ही रहेगा। अब मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन रहेगा ही, अगर बिल्कुल 2 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करके जाइए। अस्थाई विधि और एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आया ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। प्राकृतिक विधिया और अस्थाई विधि में आता है प्राकृतिक विधि, जिसमें आवधिक सम्यन आता है और इसके साथ क्या आता है बाह्य स्खलन और आंतरिक मैथुन आता है। इसके साथ साथ क्या आता है स्तनपान अनवर्त आता है। ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ये प्राकृतिक विधिया के लाभ है, रोधक है, ये पीछे वाले लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया, आप लोग देख कर आइए। ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। आईयूडी भी मैं बताया था, यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में कंफर्म रहता है। ये एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नीट में रहता है, ये सब कुछ मैं बता दिया हूँ। ये देखिए गर्भ निरोधक गोली, जो कि इसी साल बिहार बोर्ड में पूछा गया था, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे सहेली के बारे में बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में खोजी गई थी लखनऊ में, जो कि सप्ताह में एक बार लेने वाली गर्भ निरोधक गोली है। ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, अस्थाई विधि। देख लीजिए अस्थाई विधि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अस्थाई विधि जिसको हम लोग बंध्यकरण बोलते हैं, बंध्यकरण मतलब गर्भधारण रोकने का, ये क्या है एक बहुत ही अच्छी विधि है। और ये ऐसी देखिए जिन्हें अस्थाई तौर पर गर्भधारण नहीं चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से अस्थाई विधि कहने का मतलब क्या है कि भविष्य में फिर से गर्भधारण होने की संभावनाएं नहीं है। मतलब आप चाह के भी अगर दोबारा चाहते हैं कि कोई महिला गर्भधारण हो जाए तो उसकी संभावनाएं कितने प्रतिशत है, 0% है। अगर आप चाह के भी इन्हें अस्थाई तौर पर गर्भधारण नहीं चाहिए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि आप चाहते हो कि 1 साल के लिए हमको बच्चा नहीं चाहिए उसके बाद फिर चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यह अस्थाई विधि है, मतलब पूर्ण रूप से अगर आप चाहते हैं, मैं एग्जांपल के लिए समझा दूं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए हम लोग या कुछ महीनों के लिए रोका जाए तो उसके लिए आप लोग गर्भ निरोधक गोली ले सकते हैं या रोधक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ मिनटों के लिए गर्भधारण को रोकना है और मैथुन कर रहे हैं उस समय गर्भधारण न हो तो उसके लिए आप रोधक का उपयोग कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि महीनों भर के लिए आपका गर्भधारण नहीं चाहिए तो उसके लिए गोली आता है, गोली सहेली आ गया, माला डी आ गया, ये सब गोली हो गया। अगर आप चाहते हैं कि साल या 2 साल या 3 साल के लिए हम लोग को बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए फेमस क्या है, आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हमें कभी चाहिए नहीं बच्चा, हमेशा हमेशा के लिए बंध्यकरण करा दिया जाए,
तो उसके लिए अस्थायी विधि है, जो कि पूर्ण रूप से पूरे जीवन काल में फिर से कोई माता गर्भधारण नहीं हो सकते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यकरण। जिन्हें अस्थायी तौर पर गर्भधारण नहीं चाहिए। और शल्य क्रिया की सहायता से युग्मक परिवहन तो क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। शल्य क्रिया द्वारा समझते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई नली है, अब इस नली को यहाँ चीरा मारकर काट दिएगा और यहीं पे बांध दिया जाए, तो यहाँ से शुक्राणु इधर नहीं जाएंगे, तो गर्भधारण की संभावना क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यकरण बोलते हैं। और ये अस्थायी विधि है, पूर्ण रूप से होने वाली विधि है। तो देखिए, अस्थायी विधि में दो विधि आता है, एक आता है वैसेक्टोमी और दूसरा आता है ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या कर दिया जाता है, शुक्रवाहक उच्छेदन नलिका को काट के, मतलब शुक्रवाहक नलिका को काट के क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो है वैसेक्टोमी। और क्या है, इसमें फैलोपियन नलिका उच्छेदन, मतलब फैलोपियन नलिका को काट के हटा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ये देखिए पुरुषों के लिए होता है। वैसेक्टोमी जो होता है वो किसके लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। और महिलाओं के लिए देखिए, ये ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिलाओं के लिए, वैसेक्टोमी जो होता है पुरुषों के लिए होता है। इसमें देखिए शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग निकाल कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और इसमें योनि द्वारा डिम्ब वाहिनी नलिका, जिसको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, छोटा सा बांध दिया जाता है, मतलब काट के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात है कि इसमें शुक्रवाहक उच्छेदन नलिका को काट कर बांधा जाता है, इसमें फैलोपियन नलिका को काट के क्या किया जाता है, बांधा जाता है। ये वैसेक्टोमी जो होता है वो पुरुष के लिए होता है और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है। इसमें शुक्रवाहक नलिका में चीरा मारकर, छोटा सा भाग चीरा मारकर काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और इसमें योनि द्वारा डिम्बवाहिनी नलिका को छोटा सा काट के बांध दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है, अगर ये पुरुष मादा में कराते हैं तो फैलोपियन नलिका को काट देते हैं और फैलोपियन नलिका को काट के बांध देते हैं, तो यहाँ से शुक्राणु जो फैलोपियन नलिका से होकर फैलोपियन नलिका में पहुँचता है और योनि के माध्यम से यहाँ पे अंडाणु जो पहुँचता है, तो यहाँ जो उंगली नामक संरचना होता है जिसको फेम्बरी बोलते हैं, तो यहाँ जो अंडाणु बना तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ काट के बांध दिए गए हैं, जिसके कारण होता है अंडाणु यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पे शुक्राणु पहुँचेगा भी तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होता है, इसी कारण से क्या गर्भधारण रुक सकता है। तो आप लोगों को ये जितने मैं दोनों में बताया हूँ, ये वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई अंडाणु ही, ये टेस्टिस ही है, यहाँ पे शुक्राणु बना और यहाँ पे जो नली है जो ले जाने वाला, आप सोचो कि नली को काट के बांध दिया जाए तो यहाँ से इधर पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेगा। तो ये बताइए गर्भधारण होने की संभावना कितने प्रतिशत हो जाएगी, 0%। तो यही होता है किसमें, वैसेक्टोमी में और ट्यूबेक्टोमी में, जो कि आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, नीट में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है कि पूर्वावस्था में लाने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर एक बार आपने नसबंदी करा दिया, नसबंदी इसको देखिए, मैं बता दूं एक और बात कि इसको नर नसबंदी के नाम से जानते हैं और ट्यूबेक्टोमी को क्या मादा नसबंदी के नाम से जानते हैं। अगर ये करा दिया गया तो दोबारा चाह कर भी पूर्वावस्था में लाने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से हम उसी अवस्था में चले जाएं कि एक बार नसबंदी नहीं हुआ था, उस अवस्था में फिर से चले जाए, तो दोबारा जाने के चांसेस बहुत बहुत कम है। इसका लाभ क्या होने वाला है, तो जनसंख्या का अनियमित वृद्धि को रोकना, मतलब लगातार जो जनसंख्या बढ़ रहा है ना, तो उसको रोक सकते हैं। लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको बढ़ोतरी को रोकने के लिए क्या एक बेहद इंपॉर्टेंट विधि है। अब इससे हानि क्या क्या होने वाले हैं, तो देखिए नर नसबंदी कराते हैं या मादा नसबंदी कराते हैं तो उससे हानि होती है मतलब क्या, आपको बेचैनी रहता है, उदरीय पीड़ा मतलब पेट में दर्द रहता है। ऐसा हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है, मतलब 100 में 99 स्वस्थ भी रह सकते हैं, एक के साथ ऐसा हो सकता है कि उधर ये पेट में दर्द हो, बीच बीच में रक्तस्राव हो, या अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, या स्तन कैंसर, ये सब लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ये सब हो सकते हैं अगर किसी महिला का क्या कराते हैं, नसबंदी कराते हैं, जिसमें फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, तो उनको उदरीय पीड़ा हो सकता है, मतलब पेट में लगातार दर्द भी हो सकता है, या रक्त का स्राव, मतलब लगातार क्या उनकी योनि से रक्त निकल सकता है, या अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। अनियमित मतलब समझते हैं, महीने में 4 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ में 1 बार है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ हो सकता है, या स्तन कैंसर, जो कि जनन अंग है वहाँ पर कैंसर होने की संभावनाएँ हो सकती है। ऐसा सब में नहीं देखा गया है, मतलब हज़ारों में एक हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे ना।
अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी याद रखेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ये है क्या इसके बारे में बता दूं। यहाँ पे परिभाषा, माय मिस्टेक, जो कि मैं नहीं लिखा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोग को परिभाषा इसका बता देता हूँ। देखिए एमटीपी का परिभाषा क्या है। देखिए कोई महिला जो होती है ना, महिला में जो गर्भधारण होती हैं तो उनको 9 या 9.5 मंथ में प्रसव होता है, समझ रहे ना। 9 मंथ या 9.5 मंथ में क्या होता है? प्रसव होता है, प्रेगनेंसी होता है। तो 9 मंथ या 9.5 मंथ पूजने से पहले ही गर्भ को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई महिला है और उनके पेट में भ्रूण पल रहा है, कोई बच्चा पल रहा है, वो चाहे हो सकता है नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकता है, तो उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस कब रहता है? 9 या 9.5 माह। इतना ही में वो भ्रूण जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है, परिपक्व होकर पूर्ण रूप से तैयार होता है 9 या 9.5 मंथ में। अब इतना मंथ पूजने से पहले ही गर्भ को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो जानबूझ के या किसी कारणवश गर्भ को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी। फिर से सुन लीजिए, ये एक बार फिर से सुन लीजिए। गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले, गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले, ये गर्भ अवस्था कितने दिन की होती है? 9 मंथ या 9.5 मंथ। ये गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को क्या कर दिया जाए? जानबूझ के या किसी कारणवश समाप्त कर दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी। समझ रहे ना। और एमटीपी हर साल विश्व में कितना कराया जाता है? 4.5 करोड़ एमटीपी कराई जाती है, या 45 से 50 मिलियन कराई जाती है, जो कि पूरे विश्व का कितना हिस्सा है? 1.5वां हिस्सा है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या करा था? 1971 में एमटीपी को कानूनी रूप से हत्या थी, स्वीकृत प्रदान की थी। क्यों? अनाधून भ्रूण की हत्या। कहने का मतलब यह है, देखिए अगर एमिनोसिंथेसिस से एक प्रक्रिया होने वाला है, एमिनोसिंथेसिस, तो देखिए होता क्या है कि एमटीपी में क्यों कराया जाता है? अनाधून भ्रूण हत्या। कहने का मतलब है उल्वेधन, आप लोगों को मैं पढ़ाया था उल्वेधन। उल्वेधन क्या होता है? जिसको एमिनोसिंथेसिस बोलते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया होती है, ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग गर्भ में पल रहे भ्रूण का क्या पता लगा सकते हैं? लिंग का पता लगा सकते हैं। उल्वेधन या एमिनोसिंथेसिस जो होता है उसके द्वारा किसका पता लगा सकते हैं हम लोग? लिंग का पता लगा सकते हैं। अगर लिंग का पता लग जाता था कि वो क्या है, लड़की होने वाली है, मादा होने वाली है, लड़की होने वाली है, तो लोग क्या करते थे? उसका तुरंत क्या करा देते थे? एमटीपी। मतलब 9 मंथ पूजने से पहले ही सफाइया करा देते थे, एमटीपी करा देते थे, जिसके कारण भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो सरकार ने देखा कि ऐसे कैसे चलेगा, लगातार मादा का हत्या चल रहा है, तो इस पर सरकार ने जो है 1971 ईस्वी में इसको कानूनी रूप से क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया एमटीपी को। याद रखेंगे, समझ रहे ना। यहाँ पे अनाधून सबसे ज़्यादा मादा हत्या होने लगा था, जिसमें लड़कियों की बहुत ज़्यादा क्या करा दी गई थी? आप लोग को हत्या करा दी गई थी। अब एमटीपी आखिर कराया क्यों जाता है? कारण क्या है कि एमटीपी कराया जाता है? तो एमटीपी कराने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न मैं बताऊं तो देखिए, अनचाही असगर्भता की मुक्ति पाना। अगर कोई महिला चाह रही है कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, मैथुन करना चाहती है, लेकिन वो गर्भधारण होना नहीं चाहती है, तो अनचाही गर्भवता से मुक्त पाना मतलब क्या? वो अनचाहा मतलब नहीं चाहती है और फिर भी गर्भधारण हो गई, तो उसके लिए क्या कराती हो? एमटीपी मतलब सफाइया कराती है। या लापरवाही या असुरक्षित यौन संबंध से, लापरवाही से मतलब वो चाहती नहीं है और लापरवाही की वजह से, रोधक का उपयोग न करने की वजह से, जिसके कारण अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो उसके उस स्थिति में क्या कराई जाती है? एमटीपी कराई जाती है। या तीसरा कारण हो सकता है कि मैथुन के समय रोधक जो होता है वो क्या हो जाए? रोधक का जो है असफल हो जाए। मतलब कोई अगर पुरुष साथी है, रोधक का उपयोग कर रहा है और मैथुन कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? असफल हो जाए अगर रोधक, तब भी क्या गर्भधारण महिला हो सकती है। तो उस स्थिति में भी क्या कराया जाता है? एमटीपी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एमटीपी। या बलात्कार के कारण, अगर कोई लड़की है, कोई क्या है? लड़की है, और इसका ज़बरदस्ती क्या कर दिया जाए? बलात्कार कर दिया जाए, और बलात्कार करने के कारण ये लड़की क्या हो जाए? गर्भधारण हो जाए। तो ये देखिए गांव समाज के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो इन्हीं सभी को
रोकने के लिए, इन्हीं सभी को ख़त्म करने के लिए क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। या और भी कारण हो सकते हैं, जैसे में आनुवंशिक रोग, अगर भ्रूण पल रहा है और भ्रूण में जांच हुआ किससे, एमिनोसिंथेसिस से पता लगा कि कोई आनुवंशिक रोग होने वाला है, तो उस स्थिति में भी क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। तो 4-5 कारण समझ लिए। अनचाहे सकभरता के मुक्ति पाने के लिए, लापरवाही या असुरक्षित यौन संबंध से लिए, मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय का असफल होने के कारण, बलात्कार की स्थिति में, या अगर कोई भ्रूण पल रहा है जो गर्भ में, उसको अगर कोई आनुवंशिक रोग हो जाए, उस स्थिति में भी क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। या हो सकता है कि डॉक्टर ऐसा भी बोल देता है कि अगर बच्चा होगा तो माँ को दिक्कत होगा, अगर माँ को बचाया जा सकता है तो बच्चे को गिराना पड़ेगा, उस स्थिति में क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। एमटीपी अच्छा नहीं है। देखिए एमटीपी माँ और भ्रूण दोनों के लिए क्या होता है, घातक होता है। माँ और बेटे दोनों के लिए क्या होता है, घातक होता है। अगला देश सकभरता की पहली तिमाही माने 12 सप्ताह के पहले एमटीपी कराना सुरक्षित मानी जाती है। कहने का मतलब यह है 3 मंथ के पहले, 3 मंथ के पहले अगर क्या एमटीपी करा लेते हैं तो सुरक्षित मानी गई है, और 3 मंथ के बाद कराते हैं तो उससे माता को भी खतरा हो सकता है। अब कारण सुन लीजिए, कारण क्या है। देखिए इसका कारण ये है ना कि अगर जो भी गर्भ में पल रहा है भ्रूण, तो उसको 1 मंथ में क्या बन जाता है, हृदय बन जाता है। 1 मंथ के अंदर क्या बन जाता है, हृदय बन जाता है। और दूसरे मंथ में पाद एवं अंगुलियाँ बन जाता है, पाद एवं क्या, अंगुलियाँ बन जाता है। और क्या, तीसरे मंथ में, तीसरा मंथ के अंत तक सभी अंग तंत्र बन जाते हैं, सभी अंग तंत्र क्या हो जाता है, बन जाता है। फिर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। 1 मंथ के अंदर हृदय बन जाता है, दूसरे माह के अंदर पाद और अंगुलियाँ बन जाता है, और तीसरे माह के अंदर सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। सभी अंग तंत्र कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मतलब हम कह दे सीधी सीधी तो पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। कितने माह के अंत तक, तीसरे मंथ के अंत तक। अब खुद से सोचिए, अगर 3 मंथ के पहले अगर एमटीपी नहीं कराते हैं तो शरीर का निर्माण हो जाएगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए, सफाइया कराने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि नहीं होगी, जिससे उसमें माँ का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जो एमटीपी कराना चाहिए वो 3 मंथ के पहले या 12 सप्ताह के पहले या पहली तिमाही में करा देना चाहिए, अगर कराना है तो। याद रखेंगे, नहीं तो फिर माँ के लिए घातक हो सकता है। अगला जो है यौन संचारित रोग क्या है, जिसको एसटीआई बोलते हैं। तो देखिए यह संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचारित होता है, ये क्या होता है, यौन संचारित रोग किसके द्वारा फैलता है, मैथुन के द्वारा। मैथुन समझते हैं, अगर कोई महिला को क्या यौन संचारित रोग हुआ है और उनके साथ आप मैथुन कर रहे हैं, तो आपको भी होने की संभावनाएं हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर अगर मैथुन करना है किसी के साथ तो रोधक का उपयोग करना ही चाहिए। अगर रोधक का उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें नुकसान किसका है, आपका है। इसीलिए किसी के साथ आप मैथुन करिए तो आप रोधक का उपयोग करिए। और दूसरी बात आप लोग को याद रखना चाहिए कि 3-4 महिलाओं के साथ ये मैथुन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसी पार्टनर बनाइए जिसके एक ही के साथ मैथुन ज़्यादातर करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करते हैं, अगर आप यौन संचारित रोग से ग्रसित हो सकते हैं, अगर ज़्यादा महिलाओं के साथ ऐसा रहते हैं तो। अगला इसे रतिज रोग या जनन पथ संक्रमण रोग भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुजाक है जिसको हम लोग गोनोरिया बोलते हैं, सिफिलिक है, हर्पिस है, जननिक परिसर्प है, क्लेमिडियता है, लैंगिक मसे है, यकृतोद्भी है, एड्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल भूल गए आप तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि यौन संचारित रोग के उदाहरण कौन है। तो सुजाक जिसको गोनोरिया बोला मैंने, सिफिलिक बोला, हर्पिस बोला, जनिक परिसर्प बोला, क्लेमिडियता बोला, लैंगिक मत्स्य बोला, यकृतोद्भी बोला, और क्या एड्स बोला जी, या इसी को एड्स को ही बोलेगा क्या चीज़, HIV। आपको नहीं भूलना, एग्जाम्पल मैं भूलने के लिए नहीं भी कहूँगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला संक्रमण के तरीके क्या हो सकते हैं, शल्य क्रिया के औजार द्वारा। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन द्वारा हो सकता है, या डिस्पोजल जिससे आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है उसी से आप दूसरे को भी दिया जाए तो फैलने के चांसेस है। और क्या, संदूषित रक्तदान द्वारा, मतलब आपका मतलब किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग है और उसका रक्त किसी को दिया जा रहा है तो उससे भी फैल सकता है। या संक्रमित माता से शिशु में हो सकता है। अगर कोई माता जो है यौन संचारित रोग से संक्रमित है तो हो सकता है कि बेटे को भी चांस बनता है कि हो जाए। अगला, संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग सुइयों द्वारा। अगर कोई व्यक्ति को यौन संचारित रोग हुआ है और उसी को जो जिस डिस्पोजल से इंजेक्शन दिया गया वही डिस्पोजल का उपयोग करके अगर दूसरे को दे दिया जाए तो होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगला है कि ऐसे 3
STI रोग मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग के जिसका इलाज नहीं है। 3 ऐसे हैं जिसका इलाज नहीं है, जैसे में HIV, इसका मतलब क्या है, एड्स रोग का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जननिक परिसर्प का भी कोई इलाज नहीं है। यकृत भी ऐसे बीमारी हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। समझ रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है। बाकी जो है ना, यहाँ पे देखिए, सुजाक ठीक किया जा सकता है, सिफिलिस भी ठीक किया जा सकता है, हर्पिस भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जननिक परिसर्प का कोई इलाज नहीं है। क्लेमिडिया भी ठीक हो सकता है, और यकृत भी ये ठीक नहीं हो सकता है। एड्स भी ठीक नहीं हो सकता, ये भी ठीक हो सकता है। तो 3 ऐसे बीमारी हैं यौन संचारित रोग जिसका इलाज संभव नहीं है। बाकी जितने भी यौन संचारित रोग हैं उनका इलाज संभव है, याद रखेंगे। अगले पे आते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है कि यौन संचारित रोग के लक्षण क्या है। तो जननिक क्षेत्र में खुजली होना, तरल स्राव का आना, हल्का दर्द रहना और सूजन होना। जो आपका लैंगिक पार्ट है वहाँ पे क्या खुजली होगी, तरल का स्राव मतलब थोड़ा थोड़ा उस जननिक परिसर जो रिप्रोडक्शन करने वाला पार्ट है वहाँ से पानी निकलेगा, हल्का दर्द रहेगा, सूजन थोड़ा हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि यौन संचारित रोग आपको क्या हो गया है। यौन संचारित रोग का जांच देखने वाले हैं। देखिए ये जांच क्या है। देखिए, इन रोगों का समय पर अगर जांच न किया जाए तो जटिलता पैदा हो सकती है। अगर यौन संचारित रोग का समय समय पर जांच नहीं हो, या हो सकता है कोई भी स्त्री हो अलक्षणी हो सकती है, मतलब उसमें लक्षण दिखाई ही नहीं देगा। अगर लक्षण दिखाई नहीं देता है तो हो सकता है श्रोणि शोधक रोग, जिसको PID भी बोलते हैं। और क्या, मृत शिशु जन्म लेगा। अगर कोई भी माता जो है गर्भवती हैं और उनको लक्षण का पता नहीं लग रहा है, मतलब उनमें लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसमें जो बच्चा जो पैदा होगा वो क्या होगा, मृत पैदा होगा। या अपस्थानिक सभ्यता या बंध्यता उत्पन्न हो सकती है। कोई भी गर्भ मतलब महिला है उनमें यौन संचारित रोग का लक्षण आ ही नहीं रहता, बंध्यता हो सकता है। बंध्यता समझते हैं, उनको लड़का लड़की हो गए नहीं, यह हो सकता है। जनन मार्ग में कैंसर भी हो सकता है। अगर लक्षण दिखाई नहीं देगा तो ये श्रोणि शोधक रोग हो सकता है। शिशु जो होगा वो मृत हो सकता है, या अपस्थानिक सभ्यता हो सकता है, या बंध्यता हो सकता है, या जनन मार्ग में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और ये ज़्यादातर होने के चांसेस कितना वर्ष की उम्र में होता है, 15 से 24 वर्ष की आयु में ये सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहता है, जिसका नाम है यौन संचारित रोग। क्योंकि इसका कारण भी है, यौन संचारित रोग होने का कारण सुन लीजिए। कोई भी स्त्री को हुआ यौन संचारित रोग तो ये बताने से क्या होते हैं, डरते हैं। अगर किसी स्त्री को ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से क्या लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। और ये लोग क्या होते हैं, डरते हैं। तो ये ऐसा करने से आपका बीमारी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये नुकसान किसको होगा, आप ही को होगा। अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो बिल्कुल आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर बच्चे डॉक्टर से नहीं बताते हैं तो नुकसान इसमें आप ही का है। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखिए, बंध्यता क्या है, एस्ट्राइल जिसको बोलते हैं, एस्टेराइल। देखिए बंध्यता क्या होने वाली है, ये देखिए बंध्यता क्या होने वाली है, पहले समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ाता हूँ। बंध्यता क्या है इसको ठीक से लिख लीजिएगा, बंध्यता। ये बंध्यता क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई कपल है, कोई क्या है, कपल है, नर और मादा। कपल में क्या हो सकते हैं, नर एवं क्या चीज़, मादा। अब ये नर और मादा साथ में रह रहे हैं लोग, और मैथुन भी कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं लोग, मैथुन। और मैथुन करने के पश्चात भी गर्भधारण महिला नहीं हो पा रही है, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बंध्यता। याद रखिएगा, जब कोई नर और मादा साथ रहते हुए भी मैथुन करने के पश्चात भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यता कहते हैं। याद रहेगा, जब कोई कपल जिसमें नर और मादा साथ रहते हुए भी मैथुन करने के पश्चात भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यता कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं वही पढ़ के सुनाता हूँ। असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा को पैदा करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाते हैं। मतलब सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बच्चे को जन्म देने में क्या है, असमर्थ हैं। इसके कई कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, माने शरीर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या जन्मजात कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या रोगजनक कोई रोग के कारण हो सकता है, या औषधि कारण हो सकता है, या प्रत्याख्यात्मक मनोवैज्ञानिक, ये सब कुछ कारण हो सकता है। विशेष स्वास्थ्य सेवा कर्म इकाइयों जो है बांध या क्लिनिक न्याय जांच में सहायता कर सकती है। देखिए बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है जो कि हमको सहायता कर सकती है बच्चे को जन्म करवाने में, जिसका एक नाम है सहायक जन्म प्रौद्योगिकी ART, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी और इन विवो फर्टिलाइजेशन से भी, IVF और क्या, IVF। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि शरीर से बाहर करा सकते हैं। शरीर से बाहर कराने का मतलब ये हो गया, एक प्रोसेस है जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। सुनिए, आप लोग सुन लीजिए, याद हो जाएगा।
टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या होता है सुनिए। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, पहले लिख लीजिएगा आप लोग। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है सुनिए। कोई नर है, उन नर से हो सकता है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले ही मैं बता देता हूँ बच्चे जन्म होने के कारण क्या नहीं हो सकता है। देखिए कोई नर है, उनमें शुक्राणु ही बहुत कम बन रहा है, शुक्राणु एकदम बहुत कम, बहुत कम। या हो सकता है कोई मादा है उनमें अंडाणु छोटा हो सकता है, वो सॉरी गर्भाशय छोटा हो सकता है जिसके गर्भधारण नहीं होती है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, उस स्थिति में किया जाता है कि नर से शुक्राणु ले लिया जाता है। नर से क्या निकाल लिया जाता है, शुक्राणु, और उनके पार्टनर जो है मादा, उनसे ले लिया जाता है अंडाणु। और इन दोनों को क्या किया जाता है, लैब में शरीर के बाहर, मतलब शरीर के अंदर जितना टेम्परेचर में ये क्या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उतना ही टेम्परेचर में इस शुक्राणु और अंडाणु को क्या किया जाता है, आपस में फ्यूज किया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु को फ्यूज किया जाता है तो बाहर बन जाता है क्या चीज़, युग्मनज। क्या बन जाता है, युग्मनज। और इसी युग्मनज को गर्भाशय में डाल दिया जाए। कहाँ पे, गर्भाशय में डाल दिया जाए। यह क्या चीज़ आप लोग को यहाँ से उठा के क्या फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जब कोई महिला का अंडाशय छोटा, गर्भाशय छोटा हो, या उनके शुक्राणुओं में क्या, उनके पतियों में शुक्राणु की संख्या कम हो, उस स्थिति में उनके पति से शुक्राणु लिया जाता है और महिला से क्या, अंडाणु लिया जाता है। और शरीर से बाहर प्रयोगशाला में क्या, अंडाणु और शुक्राणु को आपस में फ्यूज कराया जाता है, जिससे युग्मनज बनता है। इस युग्मनज को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाए या गर्भाशय में, और तब एक शिशु का निर्माण होता है। उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। याद रहेगा, जो कि सारा प्रोसेस शरीर के बाहर होने वाला है। यहाँ पे दे रखा है शरीर से बाहर पात्र निषेचन द्वारा। देखिए शरीर के अंदर की युग्म का संलयन से बने भ्रूण को स्थानांतर कर दिया जाता है। देखिए शरीर से बाहर जो मैंने भ्रूण बनाया है, तो देखिए क्या होता है, पात्र निषेचन, अंड और शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में क्या अनुरूपी परिस्थिति में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब जो भी क्या, ये क्या हमारे शरीर के बाहर जो भी अंडाणु और शुक्राणु लिए हैं, तो उससे क्या बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर वह भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर तक फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, अगर ये युग्मनज बन गए हैं, और युग्मनज में तो 2 कोशिकाएं होती है, ये कोशिका बढ़ के 8 तक हो जाए, कितने तक हो जाए, 8 तक, तो इसको सीधे सीधे कहाँ डाला जाएगा, फैलोपियन नलिका में। अगर यही 16 हो जाए, 8 से अधिक हो जाए, तो इसको गर्भाशय में डाला जाता है। कहाँ पर डाला जाता है, गर्भाशय में, याद रखेंगे। तो वही दिए रखा है। देखिए ZIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्रांसफ़र, याद रख लीजिएगा। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र होता है किसका, ZIFT का। तो देखिए यदि भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर तक होगा तो फैलोपियन नलिका में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, याद रखेंगे। और वही 8 से अधिक अगर बनेगा तो उसको हम लोग किस में डालते हैं, IUT। तो देखिए जो 8 से ब्लास्टोमेयर से अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या, परिवर्धन के लिए गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, देख रहे हैं फुल फॉर्म लिखा है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUT बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला है क्या, ICSI, मतलब कोशिकीय शुक्राणु निषेचन। इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु द्वारा अपेक्षित कर दिया जाता है, जिसे जीव निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें GIFT है और AI है, याद रखेंगे। देखिए GIFT क्या होता है, तो जो स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो लेकिन शरीर के अंदर भ्रूण के परिवर्धन के लिए तथा निषेचन के लिए वातावरण प्रदान कर सकती है, जिसे देखो होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ आप लोग को। कोई स्त्री है जिसमें अंडाणु बन ही नहीं रहा है, क्या नहीं बन रहा है, अंडाणु नहीं बन रहा है। अब सुनिए उस स्थिति में क्या किया जाता है, अंडाणु नहीं बनता है तो क्या किया जाता है, अगर अंडाणु नहीं बना लेकिन उनके शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपने बच्चे को धारण कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं। देख रहे हैं वहीं पर लिख रहा है कि स्त्री अंडाणु पर नहीं कर सकती, लेकिन क्या शरीर के अंदर भीतर भ्रूण के परिवर्धन के लिए क्या वातावरण दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, कोनो दाता स्त्री से अंडाणु ले लिया जाता है और स्त्री के फैलोपियन नलिका में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे पुरुष साथी स्त्री के वीर्य सृजित कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई भी महिला है जो कि अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनके अंदर गर्भ में भ्रूण पल सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, किसी दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर उनके फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है और उनके पति से शुक्राणु जाएगा तो निषेचित हो जाता है और बच्चे को जन्म देने में सफल बन जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GIFT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, लिख लीजिएगा,
गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको अस्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है, ये बता दिया गया है। और AI क्या है, इसमें दाता शुक्राणु को लेकर कृत्रिम से क्या स्त्री के योनि में डाल दिया जाता है। अगर कोई पुरुष है जिसमें शुक्राणु की संख्या कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी दाता पुरुष से शुक्राणु लेकर उनके महिला के फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। यहाँ पे चैप्टर पूर्ण रूप से क्या होता है, खत्म होता है। ये सब कुछ आप लोग क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। आप लोग अच्छे तरह से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।